नमस्कार। आज का हमारा प्रकरण है हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। इसके अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के 4 कालखंडों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कालखंड के अंतर्गत प्रमुख कवियों, उनके कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में तथा उस काल की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग अवगत हैं, हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हिंदी साहित्य को अध्ययन करने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। उसी पुस्तक के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। पहला है आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहते हैं। इसका समय है संवत 1050 से लेकर 1375 तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्तिकाल भी कहा जाता है। इसका समय काल है संवत 1375 से लेकर 1700 तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल भी कहा जाता है, का समय है संवत 1700 से लेकर 1900 तक। और चौथा भाग आधुनिक काल, जिसको गद्यकाल भी कहा जाता है, का समय है संवत 1900 से लेकर 1984 तक। जैसा कि हम सभी लोग अवगत होंगे, विक्रम संवत ईस्वी से 57 वर्ष आगे है, अर्थात 57 वर्ष आगे है संवत। तो हिंदी साहित्य को इन्हीं 4 कालखंडों में बांटा गया है। इन्हीं 4 कालखंडों को हम लोग संक्षेप में इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आदिकाल अथवा वीरगाथा काल, जिसका समय काल है संवत 1050 से लेकर 1375 तक। आदिकाल या वीरगाथा काल में मुख्यतः पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो इत्यादि रचनाएं आती हैं। वीरगाथाओं को ही रासो कहा जाता है। आदिकाल में जो कवि थे वो राजाओं की वीरता का वर्णन करते थे। वो जितनी भी रचनाएं उस काल में हुई हैं वो वीर गाथाओं से भरी पड़ी है। इसके अतिरिक्त तुगलकनामा, जो कि खुसरो द्वारा लिखी गई है, वो कृतिलता एवं कृतिपताका विद्यापति द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्र बरदाई। बिसल देव रासो के लेखक है नरपति नाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं चंद्र बरदाई हिंदी के प्रथम कवि हैं और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 सर्ग या कहा जाए कि 69 अध्याय हैं। जैसा कि एक प्रचलित उसकी रचना जो है चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो, आप लोगों ने सुना भी होगा वो, कि उसकी एक पंक्तियां हैं 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ये बहुत ही प्रचलित ये पंक्ति है वो, जो कि पृथ्वीराज रासो की से ली गई है। तो मुख्यतः जो आदिकाल या वीरगाथा काल की जो रचनाएं थीं वो हम लोग देखेंगे तो ज़्यादातर रचनाएं रासों से हैं, यानी कि वीरता से हैं, उनके वर्णन है वो। कुछ खास तौर से खुसरो, उस टाइम जब खुसरो हुए थे उनकी पहेलियां बड़ी प्रसिद्ध थी वो। तो खुसरो की पहेलियां का मुख्य मकसद खुसरो का था कि जनता का मनोरंजन करना। वो तो
खुसरो ने थोड़ा सा अलग हटके अपनी एक पहेलियाँ मिली ताकि वो जनता का मनोरंजन हो सके वो, और उनका ध्यान मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। जो उस टाइम की बोलचाल की भाषा थी उस पे वो रचनाएं करते थे वो। तो ये हो गया हम आदिकाल या वीर गाथा काल के प्रमुख कुछ कवि और उनकी रचनाएं। अब अगर हम बात करें कि आदिकाल अथवा वीर गाथा काल की क्या विशेषता है वो, एक बात कभी कभी पूछ दी जाती है कि आदिकाल का नामकरण किसने किया था। तो आदिकाल का नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था, जबकि वीर गाथा काल का नामकरण रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। तो हम वीर गाथा काल या आदिकाल की कुछ कविताओं या उस टाइम के जो भी ग्रंथ थे, जो भी पुस्तकें थीं, जो भी रचनाएं थीं, उसकी क्या विशेषता हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम विशेषता बताएं तो पहला हम बताएंगे आश्रयदाता की स्तुति। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उस टाइम पे जितने भी कवि थे वो राजाओं के राज्य में रहते थे, उनके दरबार में रहते थे वो, और उन्हीं की गुणगान की आदत करते थे, उनकी स्तुति करते थे, उनका गुणगान करते थे वो। तो पहली विशेषता यही हो कि आश्रयदाता की स्तुति। दूसरी आप विशेषता बता सकते हैं वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन। वीर रस का तो इनकी जो भी रचनाएं हैं, जैसे कि हम लोग रासों की बात किए थे, वो सभी रासों में वीर रस भरा पड़ा है वो। उसके साथ ही साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन है। युद्धों का सजीव वर्णन, उस टाइम की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें युद्धों का बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है वो। कितने सैनिक थे, कितने लोग मरे, कितने घोड़ा थे, कितने हाथियाँ थे, कैसे लोग चलते थे, कैसे लड़ाई हुआ। कहने का तात्पर्य है कि बहुत ही विस्तृत रूप से सजीव वर्णन मिलता है वीर गाथा काल की रचनाओं में। ऐतिहासिकता का अभाव, साथ ही साथ वहाँ पे कोई ऐतिहासिकता का अभाव पाया जाता है वो, कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अगर हम चंद्र बरदाई की जो लिखी गई पृथ्वीराज रासों को देखें और ऐतिहासिक साक्ष्य जुटाने की कोशिश करें तो उसका अभाव मिलता है, हमें ऐतिहासिकता का अभाव मिलता है वो। कल्पना की बहुलता, इस काल की रचनाओं में कल्पना की बहुत बहुलता थी वो। लगता था कि हाँ कल्पनाशीलता है, बहुत चीज़ें कल्पना पूर्व भरी हुई थी कि हाँ राजा ऐसे थे, राजा ने एक तीर में 1000 सैनिकों को मार दिया, एक घोड़ा ने पूरे युद्ध को हरा दिया। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो भी वर्णन कवियों ने किया हुआ है अपनी रचनाओं में, उसमें कल्पना की बहुत बहुलता लगती है, बहुत ज़्यादा है। और फिर है सच्ची राष्ट्रीयता का अभाव। यानी कि आप जानते होंगे कि उस समय पे छोटे छोटे राज्य होते थे, वो राज्य आज के अगर देखा जाए कि जनपद से भी बहुत कम क्षेत्र होता था वो। और जो राजा होते थे छोटे छोटे राज्यों के, वो आपस में ही लड़ते रहते थे वो। उनमें भारत देश के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति कोई राष्ट्रीयता नहीं थी वो। उन्हें देश से कोई मतलब नहीं था, अपने राज्य से ही मतलब था। और आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर, चाहे वो किसी राजकुमारी को लेकर या कहा जाए कि किसी भी एक छोटी सी बात लेकर आपस में लड़ते रहते थे वो। उन्हें ये नहीं खबर था कि हाँ बाहर से भी कोई आक्रमण कर सकता है, बाहर से भी कोई हमें हरा सकता है, कब्जा हो सकता था। तो सच्ची राष्ट्रीयता जो थी उसका अभाव था वीर गाथा काल या कहा जाए कि आदिकाल के समय में। तो ये है हमारा आदिकाल। तो कैसे हिंदी साहित्य के कालखंड की बात हम लोगों ने की है कि हिंदी साहित्य जो 4 कालखंडों में बटा हुआ है, वो 4 कालखंडों की हमने बात की थी। उस कालखंड की क्या समय है, समय काल क्या है, उसकी हमने बात की। फिर हम लोगों ने बात किया आदिकाल की कि आदिकाल की प्रमुख रचनाएं और उनके कुछ कवियों की हमने बात की। फिर हमने देखा कि आदिकाल के जो विशेषता है वो, आदिकाल जो रचनाएं थी, आदिकाल के जो कवि थे, उनकी क्या विशेषता थी, उन विशेषताओं की बात की थी। तो उम्मीद है कि आपको ये हिंदी साहित्य का कालखंड और ये आदिकाल प्रमुखता आपको समझ में आया होगा। अगले कालखंड की हम अगले ऑडियो में करेंगे। थैंक यू। हिंदी साहित्य का जो दूसरा काल है या जो दूसरा भाग है वो है पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, जिसका समय काल है संवत 1375 से लेकर 1700 तक। इसकी बात हम लोग अब करेंगे वो।
भक्ति काल, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सुना कि आदिकाल में जो कवि थे वो आश्रयदाता थे राजाओं के अंतर्गत रहते थे, उनके गुणगान करते थे वो। लेकिन हिंदू जो राजा थे उनको, जो पृथ्वीराज चौहान माना जाते हैं मुख्यतः रूप से, वो जो अंतिम राजा थे जिनको हरा कर मोहम्मद गोरी ने हमारे देश में प्रवेश किया, और उसके बाद से विदेशियों का हमारे देश पे कब्जा रहा बहुत वर्षों तक वो। तो जब विदेशी आ गए, ख़ासतौर से जो मुस्लिम शासक आ गए, वो अपने धर्म को प्रचार करने लगे, यहाँ के लोगों को मारने लगे, यहाँ के लोगों को लूटने लगे, वो अपना अपना धर्म की प्रचार प्रसार करने लगे वो। फिर उस समय के जो संत महात्मा थे, जो पुरुष, जो ऋषि मुनि कहा जाए, या जो जागरूक लोग थे, वो उन्होंने फिर भगवान या ईश्वर की आराधना शुरू कर दी वो, क्योंकि उनके पास अब केवल यही बचा था। उनके पास राजा के रहने के लिए आश्रयदाता नहीं थे, क्योंकि राजा ही नहीं थे तो उनको आश्रय कौन देता वो। तो फिर लोगों ने फिर भगवान की गुणगान गाना शुरू किया, वो भगवान के बारे में उपदेश देना शुरू कर दिया, वो भगवान के बारे में लोगों को जागरूक करना, उनसे संबंधित उनके वर्णन करना, उनकी कहा जाए कि कृति व्याख्या करना, ये सब उस टाइम के जो कवि थे, कहा जाए खासतौर से संत महात्मा लोग थे, वो करने लगे। तो वहीं से शुरू होता है भक्ति काल। तो आदिकाल के बाद दूसरी जो भक्ति काल होती है वहीं शुरू होता है वो। तो भक्ति काल को अगर देखा जाए तो मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ है वो, सगुण धारा और निर्गुण धारा। निर्गुण धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं कबीर जी। और निर्गुण धारा क्या है? बेसिकली निर्गुण धारा जो निराकार ब्रह्मा कहा जाए, निराकार स्वरूप की उपासना करता है वो, तो वो हो गया निर्गुण धारा। तो निर्गुण धारा में भी दो शाखा निकलती है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, या ज्ञान मार्गी कहा जाए और प्रेम मार्गी वो। तो जब मैंने अभी कबीर का बताया, कबीर जो प्रमुख कवि थे वो ज्ञान मार्गी के थे, वो केवल निर्गुण धारा के नहीं, ज्ञान मार्गी धारा के थे कबीर। तो जो भक्ति काल जो निकलता है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा भी दो धाराओं में निकलती है, या कहा जाए दो शाखाओं में बढ़ता है वो, ज्ञान मार्गी धारा और प्रेम मार्गी धारा, या कहा जाए ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि थे उसमें कबीर ज़्यादा प्रचलित हुए वो, और उन्होंने आडंबरों का तिरस्कार किया, आचरण पे बल दिया। उन्होंने अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया। ये एक तरह से कहा जाए कि वो धर्म सुधारक के रूप में निकले, खासतौर से जो ज्ञान मार्गी धारा के कवि थे वो। तो ज्ञान मार्गी धारा के प्रमुख कवि में से कबीर हैं, रैदास हैं, गुरु नानक हैं, धर्मदास हैं, इनका नाम प्रमुख आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित हुए वो कबीर हुए। कबीर को आप लोगों ने बहुत सुना होगा, इनकी जो साखी हैं, जो रचनाएं हैं, उनकी आप लोगों ने सुनी होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कबीर ने पढ़ाई नहीं की थी। कबीर खुद कहते हैं, मस कागद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यानी कि कबीर का जो उन्होंने जो बातें कही, जो उन्होंने अपना प्रवचन दिया, वो उनके शिष्य धर्मदास थे, उन्होंने ही कबीर के बाणी का संग्रह किया, जिसको नाम दिया गया है बीजक। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। साखी के भीतर जो दोहे आते हैं उनमें मुख्यतः उपदेश हैं, वो सांप्रदायिक शिक्षा के उपदेश हैं। और जो रामायणी एवं सबद में है, उनमें उनकी काव्य भाषा क्या है कि ब्रज है वो। तो इसीलिए इनकी जो भाषाएं हैं, कहीं ब्रज मिलती है, कहीं राजस्थानी मिलती है, कहीं पंजाबी मिलती है, तो इसको सधुकड़ी भाषा कहा जाता है वो। कहीं कहीं इसको खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है वो। यानी कि कई भाषाओं का मेल है कबीर के जो बीजक है वो। तो ये हो गया निर्गुण धारा के, कहा जाए तो ज्ञान मार्गी धारा का वो। दूसरा आता है प्रेम मार्गी।
प्रेम मार्गी धारा में मुख्यतः मुस्लिम जो कवि थे वो ज़्यादा हैं इसके अंतर्गत वो, और जो सूफी कवि जो नाम प्रचलित हुआ वो प्रेम मार्गी धारा या प्रेम मार्गी शाखा का ही है वो। तो प्रेम मार्गी धारा के अंतर्गत हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी पुस्तक पद्मावत बड़ी प्रसिद्ध है वो, कुतबन है, मंझन है, नूर मोहम्मद है। ये कुछ मुस्लिम कवि ज़्यादातर हुए प्रेम मार्गी धारा में वो। तो ये तो बात हो गया निर्गुण धारा का। दूसरा है सगुण धारा। जब सगुण धारा की बात करते हैं तो वो भी दो भागों में बढ़ता है वो, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा, जैसा कि नाम से ही लग रहा है वो, इसके जितने भी कवि थे, जितने भी इस शाखा के संत थे, महात्मा थे, वो सब अपना इष्ट देव राम को मानते थे वो। और कृष्ण भक्ति शाखा के जितने भी कवि हुए वो अपना इष्ट देव कृष्ण को मानते थे और उनसे संबंधित रचनाएं करते थे वो। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन से हो गए? गोस्वामी तुलसीदास जी, रामचरितमानस। उसके अलावा उनकी रचनाएं हैं दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं। तो उनके प्रमुख कवि राम भक्ति शाखा के हो गए तुलसीदास जी तो हैं ही हैं, अग्रदास हैं, नाभादास हैं, हृदय राम हैं। ये कुछ कवि हुए जो राम भक्ति शाखा के, जिन्होंने राम को इष्टदेव मानकर उनके गुणगान किया, उनसे संबंधित रचनाएं लिखी। दूसरी जो धारा है वो है आपका कृष्ण भक्ति, जिसके से प्रमुख कवि हुए सूरदास जी। सूरदास की रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी इत्यादि। कृष्ण भक्ति शाखा के अन्य कवि हुए रसखान हो गए, मीराबाई हो गई, नंददास हो गए, कृष्णदास हो गए। तो ये कुछ कवि थे जो कृष्ण भक्ति शाखा के थे। तो सगुण धारा में राम भक्ति हो गया और कृष्ण भक्ति हो गया। राम भक्ति शाखा के कुछ कवियों के नाम हम लोगों ने देख लिया, कृष्ण भक्ति शाखा के कुछ कवियों का नाम लिख लिया। अब हम बात करते हैं कि भक्ति काल की क्या विशेषताएं थी, उसकी विशेषता की बात हम करेंगे। अब इस काल के प्रमुख सभी कवि जो थे वो संत एवं महात्मा थे। वो आदिकाल जैसा नहीं कि आश्रयदाता थे, वो संत महात्मा थे। जितने भी कवि आप देख लीजिए, चाहे वो तुलसीदास को देखिए, चाहे वो सूरदास को देखिए, रसकान को देखिए, परमानंद दास को देख लीजिए, सबको देखिए, वो क्या थे? वो संत महात्मा थे। अपना पूजा पाठ से मतलब उनका रहता था। तो एक पहली विशेषता ये बता सकते हैं। दूसरी विशेषता बता सकते हैं कि इस काल की जितनी भी रचनाएं थी एवं जितने भी कवि थे, उनका लक्ष्य था जनता में भगवान की महत्ता का प्रचार करना। यानी भगवान की जो महत्ता का प्रचार करना ही मुख्य रूप से लक्ष्य था, जनता को बताना कि हाँ कैसे हमारे कृष्ण थे, कैसे हमारे राम थे, उनका प्रचार करना हो। और विशेषता आप बता सकते हैं कि इस काल में भगवान के नाम, जप और कीर्तन को मुख्य स्थान दिया गया। इससे पहले आदिकाल में नहीं मिला आपको वो, लेकिन इस काल में ये मिला। और विशेषता बता सकते हैं कि इस काल में 3 भाषाओं की प्रधानता थी। वो भाषा थी सदुक्कड़ी भाषा, अवधी भाषा एवं ब्रज भाषा। सदुक्कड़ी भाषा जैसा कि आप जानते हैं कि वो कबीर की थी। अवधी भाषा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जितनी रचनाएं, प्रमुखतः आप रामचरितमानस आप लोग पढ़े होंगे, वो अवधि में थी। एवं ब्रज भाषा, जो भी कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हुए, खासतौर से सूरदास वगैरह, उन्होंने ब्रज भाषा में किया रचनाएं वो। और विशेषता बता सकते हैं, इस काल की रचनाओं में शील और सदाचार का ध्यान रखा गया। जितनी भी रचनाएं हैं, कहीं आपको अश्लीलता नहीं मिलेगी, कहीं बहुत ज़्यादा बीरस की इस प्रधानता नहीं मिलेगी। शील और सदाचार की उसमें रखा गया, भगवान का ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें इस काल ने बहुत प्रमुख विशेषता में रखती हैं। तो ये हो गया इस काल की प्रमुख विशेषताएं। तो ये था भक्ति काल। तो भक्ति काल के बारे में बताइए, जब भी पूछा जाए कि भक्ति काल की 2 शाखाएं हैं, निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा भी 2 भागों में बैठती है, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। सगुण धारा भी 2 भागों में बैठती है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इनके कुछ प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं को हम लोगों ने देखा, और लास्ट में भक्ति काल की विशेषताएं देखी। हिंदी साहित्य का समान परिचय के अंतर्गत आज हम लोग रीतिकाल अथवा उत्तर मध्यकाल की बात करेंगे, जिसका समय काल था संवत 1700 से लेकर 1900 तक।
जब हम रीतिकाल की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि रीतिकाल की स्थापना कैसे हुई, इसके प्रमुख कवि कौन कौन हैं और इसकी उनकी रचनाएं क्या क्या हैं, और फिर हम उनकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो रीतकाल की शुरुआत कहा जाए तो शाहजहाँ, जो मुग़ल साम्राज्य का जो राजा था शाहजहाँ, उसके समय से ये माना जाता है वो, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य हमारे देश में स्थापित हो गया था, समाज में सुख और वैभव था, बादशाह आनंद की रंगरलियों में मस्त थे, फौज में भी सुरा और सुंदरी का आधिपत्य था, सारा समाज उस समय का विलासिता में डूबा हुआ था। जो शाहजहाँ के समय का जो समाज है वो 3 वर्ग में बटे थे: उत्पाद, भोक्ता और कविगण। जो इस काल में कविता थी फिर राज दरबार की हो गई। अगर आपको याद होगा, जो आदिकाल में जो कविता थी, जो आदिकाल में जो कवि थे वो राज दरबार में रहा करते थे। भक्ति काल में संत महात्मा थे, वो भगवान का, ईश्वर का गुण गाते थे वो। लेकिन जब ये रीतिकाल आया, इसमें पुनः जो कविता थी, जो कवि थे, वो राज दरबारी हो गए वो। हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से माना जाता है। उन्होंने संवत 1700 के आसपास 3 ग्रंथों की रचना की। वो 3 ग्रंथ थे: काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश। इन्हीं से रीतकाल की परंपरा का शुरुआत माना जाता है। रीतकाल की अगर हम बात करें तो रीत यानी होता है परिपाटी, यानी एक बना बनाया रास्ता, या कहा जाए कि बनी बनाई या बधी बधाई एक परिपाटी। इस काल को रीतिकाल कहा गया क्योंकि इस काल में ज़्यादातर कवि एक ही परिपाटी पर चलते गए। वो एक ही परिपाटी से तात्पर्य है श्रृंगार रस का वर्णन, अलंकार का वर्णन, छंदबद्धता, सभी का लगभग एक ही जैसे था वो, तो इसलिए इसका नाम दिया गया रीतिकाल। रीतिकाल मुख्यतः 2 शाखाओं में बढ़ता है: रीतबद्ध और रीतमुक्त। रीतबद्ध से तात्पर्य है कि जो एक ही तरह की रचनाएं करते हैं वो, यानी कि अलंकार, श्रृंगार, रस, जो एक ही परिपाटी पे चले वो, और जो उससे थोड़ा सा इतर होकर चले वो, उनको कहा गया रीतमुक्त। तो ये 2 शाखाएं हुई, रीत बद्ध और रीत मुक्त। रीत मुक्त में कुछ प्रमुख कवि हुए, खासतौर से घनानंद, बोधा, ठाकुर। इन्होंने अपनी रचनाएं जो है थोड़ा विषय से मुक्त रखी। इसी में नाम आता है भूषण का। भूषण का शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्र साल दशक, ये रचनाएं थी। इन रचनाओं से उन्होंने रीतकाल में भी वीर रस की वर्णन किया, या वीर रस की रचनाएं की वो। तो रीतकाल की अगर हम कवियों की कुछ बात करें तो मुख्य रूप से जो कवि आते हैं रीतकाल में, चिंतामणि, भूषण, मतीराम, बिहारी लाल, देव, घनानंद, केशव इत्यादि आते हैं। खासतौर से बिहारी सत्सई, जो बिहारी द्वारा बनाया गया 700 दोहे का एक ग्रंथ है वो बहुत ही प्रचलित है रीतिकाल की। कहते हैं कि जो बिहारी के जो दोहे होते हैं गागर में सागर भरने का काम करते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी इन्होंने दोहा लिखा हुआ है। छोटी सी दोहे में भी बहुत खूब बात उन्होंने लिखी हुई है वो। मतीराम थे, मतीराम के जो ग्रंथ हैं साहित्य सागर, रसराज, ललित राम, कुछ आपकी रचनाएं हैं वो। इसी तरह से नाम आता है इस कवि में कहा जाए कि देव की। देव कवि थे, उनको कौन भूल सकता है वो। इन्होंने बहुत सारी ग्रंथों की रचनाएं की, कोई एक फिक्स नहीं आता है। कोई कहता है कि 50 के आसपास है, 50 का ही, कोई कहता है कि 70 से 80 इन्होंने रचनाएं की हैं वो। इनके जो कुछ प्रमुख ग्रंथ थे देव के, वो थे भाव विलास, राग रत्नाकर, नखशिक इत्यादि। रीतिकाल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है हिंदी साहित्य का। क्यों? क्योंकि इस काल में जितना सुंदर वर्णन अलंकार का प्रयोग हुआ है, जितनी सुंदरता से श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, उतना किसी भी काल में नहीं हुआ है वो। तो ये हिंदी साहित्य का एक स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है
रस और अलंकार के प्रयोग को लेकर कि जितनी रस और अलंकार का प्रयोग इस युग में हुआ वो तो ना तो पिछले आदि काल में हुआ था, ना तो भक्ति काल में, ना आगे आने वाले आधुनिक काल में हुआ। तो इसलिए इसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। लेकिन थोड़ी सी इसमें, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि शाहजहाँ का शासन था, उसका काल था, वो समाज में सुख और वैभव था, सभी सुरा और सुंदरी में डूबे हुए थे, कवि राज दरबारी हो गए थे। तो कवि भी फिर उसी तरह की रचनाएं करने लगे। वो राजा को, शाहजहाँ को खुश करने के लिए, दरबारियों के खुश करने के लिए वो उन्होंने इस तरह की नक्शिक वर्णन करना शुरू कर दिया। वो औरतों को लेकर, कहा जाए कि कन्याओं को लेकर उन्होंने अश्लीलता की कुछ रचनाएं भी इस तरह की इस युग में देखने को आती है। वो कहा जाता है कि राधा कृष्ण की आड़ में उन्होंने विलासी राजाओं की काम चेष्टाओं को भी उद्दीपित किया। वो यानी वर्णन तो वो राधा और कृष्ण की करते थे वो, लेकिन वो इस हद तक उन्होंने किया वो कि वो अश्लीलता की सीमा तक पहुंच गया वो। तो ये एक, क्योंकि स्वर्णयुग भी था, साथ ही साथ कुछ इसमें कहा जाए कि जो ये कमियां थी वो यही थी कि वो बहुत सारे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक अपनी रचना को पहुंचा दिया वो। और उसका केवल एक ही वजह था वो कि वो राज दरबारी हो गए थे। वो राज दरबारी यानी कि जो राजाओं को खुश करना चाह रहे थे, राज दरबारियों को खुश करना चाह रहे थे, वो इस वजह से उन्होंने ये रचनाएं इस तरह की करने शुरू कर दी वो। तो ये तो बात हुआ रीतिकाल का, और उसके हमने कुछ प्रमुख कवियों की बात की, उनकी कुछ रचनाओं की बात की। वो आगे जब हम बढ़ते हैं, इसकी क्या विशेषता है, रीतिकाल की क्या विशेषता है, उसकी अगर हम बात करें वो, तो हम इन्हीं परिभाषाओं से हम बता सकते हैं कि सबसे पहले विशेषता तो हम यही बता सकते हैं, रस अलंकार का जितना विवेचन इस काल में हुआ उतना पहले किसी काल में नहीं हुआ था। रस और अलंकार अभी जिसकी हमने बात किया था। दूसरी विशेषता आप बता सकते हैं, श्रृंगार रस की प्रधानता के साथ साथ वीर रस का भी प्रभाव इस युग में था। वीर रस का, जैसे हमने कहा कि भूषण का शिवा बामनी, छत्रपति शिवाजी के बारे में वो रचना करते थे, उनकी वीरताओं का वर्णन करते थे भूषण, तो उन्होंने वीर रस का भी प्रभाव था। अगली विशेषता आप बता सकते हैं, श्रृंगार का विवेचन इस काल के प्रायः सभी कवियों ने किया। यानी जो श्रृंगार रस का था वो सभी कवियों ने इस काल में इसका वर्णन किया। कवियों ने दोहा, सवैया और कवित्व, इन 3 छंदों में ही रचनाएं की। वो तो जो परिपाटी की हमने बात की थी, जो एक धारा चला हुआ था वो, तो इसमें 3 तरह की ही छंद थे, दोहा, सवैया और कवित्व, इसी में ही रचनाएं की गई वो। और इस काल में ब्रज भाषा का ज़्यादा प्रयोग हुआ, जितनी रचनाएं हो, ज़्यादातर रचनाएं वो ब्रज भाषा में की गई है रीतिकाल में वो। तो ये था रीतिकाल का संक्षेप में कहा जाए कि सामान्य परिचय हम लोगों ने किया कि क्या है रीतिकाल। तो रीतिकाल का हमने 2 शाखाओं की बात की, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। कुछ हमने कवियों की बात की थी और उनकी कुछ रचनाओं की बात की थी कि उनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, और फिर हमने बात किया था कि रीतिकाल की क्या विशेषता है वो। और मैं बार बार कहता हूँ, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रीतिकाल को हिंदी साहित्य का एक स्वर्ण युग भी कहा जाता है वो। भले ही इसमें कुछ रचनाएं अश्लीलता से संबंधित हो गई, और वो केवल इसीलिए कि वो राज दरबारी को खुश करना चाहते थे, उस राजा को खुश करना चाहते थे, लेकिन जितना रस और जितना अलंकार का सुंदर प्रयोग इस युग के कवियों ने किया है उतना किसी युग के कवियों ने नहीं किया था वो। इसीलिए यह हिंदी साहित्य के एक स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है वो। तो उम्मीद है कि रीतकाल आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय के अंतर्गत अब हम लोग आधुनिक काल अथवा गद्य काल की बात करेंगे, जिसका समय काल है संवत 1900 से लेकर 1984 तक। आधुनिक काल या गद्य काल का एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है वो, और सबसे बड़ी खासियत आधुनिक काल की यही है कि इसमें गद्य की शुरुआत हुई हो। तो आधुनिक काल में हम गद्य का भी विकास पढ़ेंगे और साथ ही साथ पद्य का भी विकास देखेंगे वो। आधुनिक काल को अगर देखा जाए गद्य के विकास के मामले में, तो जो युग आते हैं
सबसे पहले भारतेंदु पूर्व युग, जिसको कहा गया है ईस्वी 1800 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं और उन्हीं के नाम पे युग पड़ता है भारतेंदु युग का। जो दूसरा है भारतेंदु युग, उसका समय काल है 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। तीसरा आता है द्विवेदी युग, जिसका समय है 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक। चौथा है प्रेमचंद्र युग, या इसको हम कई जगह आप रामचंद्र शुक्ल युग भी पढ़ते हैं, वो उसका समय पीरियड है 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक। उसके बाद आता है अद्यतन युग, जिसका समय काल है 1936 ईस्वी से लेकर आज तक। तो एक ये बहुत ही विस्तृत है, अगर सारे युगों को हम पढ़ें तो एक बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसमें आपका विस्तृत रूप हो जाएगा, जो कि हमारे इस विषय में नहीं, इस सब्जेक्ट में नहीं है, इस कि हम उसको डिटेल में पढ़ें वो। तो इसलिए केवल मैं आप लोगों को एक सारांश रूप में बता रहा हूँ कि कौन कौन से युग थे। उसी तरह से पद्य के विकास में भी कुछ युगों का नाम आता है, जिसमें सबसे पहले नवजागरण काल, या इसको हम भारतेंदु युग कहते हैं, जिसका समय पीरियड है 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। दूसरा आता है सुधार काल या द्विवेदी युग, जिसका समय काल है 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक। तीसरा आता है छायावाद, जिसका समय काल है 1920 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक। चौथा आता है प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद, जिसका समय काल है 1936 ईस्वी से लेकर 1953 ईस्वी तक, 1953। और इसके बाद से आता है पांचवा नई कविता व समकालीन कविता, जिसका समय काल माना जाता है 1953 से शुरुआत हुई, जो कि अब तक चली आ रही है। तो इस तरह से अगर देखें तो आधुनिक काल में गद्य और पद्य दोनों का विकास हुआ। उससे पहले केवल पद्य का ही विकास था, चाहे हम आदिकाल को देखें, चाहे हम भक्ति काल को देखें, चाहे हम रीति काल को देखें, कहीं पर भी गद्य का कोई नामो निशान नहीं था। जो गद्य का विकास होता है वो आधुनिक काल में आता है, और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका आता है और महत्वपूर्ण नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। वो तो हम सारे युगों को डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें केवल संक्षेप में हम समझेंगे कि आधुनिक काल में मुख्य बातें क्या थी, वो उनके कुछ कवियों के नाम, उनकी रचनाओं के नाम और उनकी विशेषता की बात करेंगे। तो अगर हम आधुनिक काल की शुरुआत की बात करें तो आपको पता होगा कि जैसे ही रीतिकाल, जो कि शाहजहां के समय में था, यानी कि मुग़ल के समय में था, मुग़लों का अस्तित्व खत्म हुआ, अंग्रेज़ों ने कब्जा किया वो। तो जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो उनको भाषा सीखने का समस्या हुई, क्योंकि उनकी भाषा बिल्कुल अलग थी, अंग्रेज़ी भाषा थी, तो उनको वो भाषा सीखने का प्रयास करने लगे। और इस टाइम पे, उस समय पे जो दिल्ली में ख़ास तौर से जो उत्तर भारत में खड़ी बोली की प्रचलन में था वो, और जो व्यवहार की भाषा बन गई, शिष्ट की भाषा बन गई वो। तो सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के जो अध्यापक थे, हिंदी उर्दू के जो अध्यापक थे, जॉन गिलक्राइस्ट, इन्होंने देशी भाषा की गद्य पुस्तकें तैयार करने की व्यवस्था इनको दिया गया, वो कि जो देशी भाषा में, यानी कि जो खड़ी बोली जो थी, जो बाद में वर्तमान समय में हिंदी कहलाती है, वो उसमें गद्य पुस्तकें निर्माण करने पे बल दिया गया। इसी कॉलेज के दो अध्यापक का नाम बड़ी प्रमुख रूप से आता है। पहला है लल्लू लाल जी, जिन्होंने पुस्तक लिखा प्रेम सागर, और दूसरा हैं सदल मिश्र जी, जिनकी पुस्तक है नासिकेतोपाख्यान। खड़ी बोली में इन्होंने एक गद्य लिखा। तो गद्य की जो शुरुआत हुई, इन महापुरुषों का नाम बड़े ही सजीव ढंग से लिया जाता है, या कहा जाए कि बहुत ही महत्वपूर्ण इनका रोल है वो। तो खड़ी बोली को गद्य में एक साथ बढ़ाने वाले कुछ प्रमुख नाम आते हैं, जिसमें से चार महोदय का नाम आता है, जिसमें से मुंशी सदासुख लाल, सैयद इंशा अल्लाह खान, लल्लू लाल और सदल मिश्र। इन तीनों का नाम आता है आगे बढ़ाने में इसको वो। मैं क्षमा चाहूँगा, मैंने जो अध्यापक बताया लल्लू लाल जी और सदल मिश्र जी, हाँ, दो मैंने अध्यापक आपको बताया था, वो फोर्ट विलियम कॉलेज के थे। तो जो चार महानुभावों का नाम होता है वो है मुंशी सदासुख लाल, सैयद इंशा अल्लाह खान और लल्लू लाल और सदल मिश्र।
ये 4 लेखक हुए जिनका श्रेय जिनको जाता है वो खड़ी बोली को गद्य के रूप में लिखने का। वो इंशा खान की रानी केतकी की कहानी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस आगे बढ़ाने में। वो इसी तरह से लगभग संवत 1883 में उदंड मार्तंड नाम का एक समाचार पत्र आता है, वो जिसको हिंदी का पहला समाचार पत्र कहा जाता है, वो जिसके संपादक थे पंडित जिगोल किशोर जी। तो इस तरह से कुछ लोग कहा जाए कि युग बढ़ता गया, खासतौर से भारतेंद्र युग को कौन भूल सकता है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, जिसको आपने उनका नाटक भी बहुत प्रसिद्ध नाटक पढ़ा होगा, अंधेर नगरी, चौपट राजा। वो तो जो भारतेंद्र युग के कुछ कवि हुए उसमें पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, बाबू देवकीनंदन खत्री। बाबू देवकीनंदन खत्री की चंद्रकांता ने भी एक बहुत अहम भूमिका निभाई हिंदी भाषा या कहा जाए खड़ी बोली को पूरे हमारे फैलाने में या इसका विस्तार करने में। वो चंद्रकांता को पढ़ने के लिए बहुत सारे जो उर्दू भाषी थे उन्होंने हिंदी सीखने का प्रयास किया और हिंदी को सीखा। वो इसी तरह से भारतेंद्र हरिश्चंद्र का ही हमने बात किया, भारत दूरदर्शा है, चंद्रावली है, बहुत सारे इनकी भी पुस्तकें आई। वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इंदुमती, पंडित किशोरी लाल जी द्वारा रचित इंदुमती को प्रथम कहानी माना गया है। और उसी तरह से अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। अब उसके बाद से अगर हम देखें तो प्रेमचंद्र अगर आते हैं इसमें, आधुनिक युग में प्रेमचंद्र का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसको उपन्यास सम्राट किया गया है। इन्होंने बहुत ही अच्छी कहानियाँ लिखी, बहुत ही अच्छी उपन्यास लिखा जो आम जीवन के ऊपर था। वो क्योंकि अभी तक आप देखेंगे, अगर आप आदिकाल में देखें, रीतिकाल में देखें या भक्ति काल में देखें, आम लोगों की बात नहीं गई थी वो। लेकिन इसमें जब हम आते हैं आधुनिक काल में तो आम व्यक्ति की, आम लोगों की, चाहे वो किसान हो, वो गरीब हो, वो छोटी जाति को, सबकी बात की गई है इनकी रचनाओं में। वो इसी तरह से साथ ही साथ पद्य का भी विकास होता है। पद्य में भी आप देखेंगे तो कामायनी इस युग की एक बहुत बड़ी देन है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित। छायावाद में बहुत अच्छे अच्छे कवि हुए हैं, द्विवेदी युग में भी बहुत अच्छे कवि हुए हैं, चाहे वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हों, श्रीधर पाठक हों, सुभद्रा कुमारी चौहान हो, मैथिली शरण गुप्त हो, अनगिनत नाम है, बहुत सारे नाम हैं। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ही विस्तृत है आधुनिक काल, हम संक्षेप में इसको समराइज करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से अगर हम देखेंगे कि आधुनिक काल में गद्य के साथ साथ पद्य का भी विकास होते चला गया। वो अगर हम इस काल की विशेषता की बात करें वो तो आप बता सकते हैं कि इस काल में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गद्य की शुरुआत हुई। दूसरी बात है कि सच्ची राष्ट्रीयता की भी शुरुआत हुई वो, क्योंकि अब अंग्रेज कब्जा हो गया था। अंग्रेजों को छुड़ाने आज़ादी पाने के लिए प्रेमचंद्र को देखिए, चाहे वो भारत दूरदर्शा देखिए, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त द्वारा भारत भारती देखिए, सभी लोगों ने इस पर रचनाएँ की। वो दूसरी विशेषता बता सकते हैं कि इसमें आम व्यक्तियों की बातों को स्थान दिया जाने लगा। वो तीसरी विशेषता बता सकते हैं कि इस युग में व्यंग हास्य पे भी बातें होने लगी। वो इस तरह से हम अन्य कई सारी विशेषता बता सकते हैं कि इसमें उपन्यास की शुरुआत, नई नई जो विधाओं की शुरुआत हुई वो इस युग में हुई। इससे पहले युग में केवल देखिए तो केवल पद्य का होता था वो, लेकिन जो नई नई विधाएं आई, चाहे उपन्यास आया, यात्रा विवरण आया, एकांकी आया, नाटक आया, सब की शुरुआत इस युग से हुई। वो इस तरह से यह आधुनिक युग हिंदी गद्य साहित्य को आगे बढ़ाने में और इस अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।